द विस्परिंग मायर, यह एक लंबी, रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानी है। इसे हेडफोन लगाकर या शांत माहौल में अकेले पढ़ें ताकि आप इसके सस्पेंस और डर को पूरी तरह महसूस कर सकें। काली पहाड़ी का श्राप, चीखी जो कभी नहीं मरती। गाड़ी रोक दो भैया, आगे रास्ता बंद है, ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक मारते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। अविनाश ने अपनी खिड़की का शीशा नीचे किया। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। शाम के सिर्फ 6 बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो गहरी रात हो चुकी हो। सामने एक पुराना, सड़ चुका लकड़ी का बैरियर लगा था, जिस पर जंग लगी लोहे की चेन बंधी थी। लेकिन मैप तो यही रास्ता दिखा रहा है, अवनी ने अपने फोन को हिलाते हुए कहा, जिसमें नेटवर्क की एक भी डंडी नहीं थी। हमारी डेस्टिनेशन रुद्रविला यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। साहब, मैं इस बैरियर के पार नहीं जाऊंगा। ये काली पहाड़ी का रास्ता है। यहाँ सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। जो गया वो कभी वापस नहीं आया। अविनाश हंस पड़ा। वह दिल्ली का एक मशहूर घोस्ट हंटर और पैरानॉर्मल ब्लॉगर था। उसके साथ उसकी पत्नी अवनी और उसका कैमरामैन दोस्त कबीर भी थे। वे यहाँ एक नए व्लॉग की शूटिंग के लिए आए थे। भैया, ये भूत प्रेत की कहानियाँ बच्चों को डराने के लिए अच्छी हैं, हमें नहीं। अविनाश ने बैग से 5000 के नोट निकालकर ड्राइवर की तरफ बढ़ाए। ये लो और गाड़ी आगे बढ़ाओ। ड्राइवर ने पैसों की तरफ देखा, फिर डरते हुए सिर हिला दिया। नहीं साहब, जान है तो जहान है। आप उतरना चाहें तो यहीं उतर जाएं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मजबूरन तीनों को गाड़ी से उतरना पड़ा। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और इतनी तेजी से भागा मानो मौत उसका पीछा कर रही हो। लो भाई, अब हम और यह सन्नाटा, कबीर ने कैमरे को स्टैंड पर लगाते हुए कहा। लेकिन बॉस, माहौल में कुछ तो अजीब है। हवा बहुत ठंडी है और एक अजीब सी बदबू आ रही है। सड़ी हुई पत्तियों की बदबू होगी, अविनाश ने टॉर्च चलाते हुए कहा। चलो पैदल ही चलते हैं, 5 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। वे बैरियर को पार कर आगे बढ़ गए। रास्ता पथरीला और संकरा था। दोनों तरफ ऊंचे, सूखे पेड़ थे जिनकी टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान की तरफ उठी हुई थी। कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ फीट आगे जाकर दम तोड़ रही थी। लगभग 1 घंटे चलने के बाद कोहरे के बीच से एक विशालकाय इमारत उभर कर सामने आई। वह रुद्रविला था। ये हवेली कम से कम 200 साल पुरानी लग रही थी। गॉथिक वास्तुकला में बनी इस हवेली की दीवारों पर काली काई जमी थी। मुख्य दरवाजा भारी काले लोहे का था, जिस पर एक भयानक चेहरे की आकृति बनी हुई थी। अद्भुत, इसे कहते हैं परफेक्ट हॉरर लोकेशन, कबीर ने कैमरे का एंगल सेट करते हुए कहा। अविनाश ने जैसे ही लोहे के दरवाजे को छुआ, वह एक भारी चरमराहट के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे अवनी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अविनाश, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं, अवनी ने अविनाश का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। अरे डरपोक, हम यहाँ डरने नहीं, डर का पर्दाफाश करने आए हैं, अविनाश ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। एक बड़ा सा हॉल, जिसके बीचों बीच एक विशाल झूमर लटका हुआ था, जो धूल और मकड़ी के जालों से ढका था। सामने की दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग में एक आदमी राजसी पोशाक में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें इतनी सजीव थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे उन्हीं को देख रहा हो। पेंटिंग के नीचे लिखा था, रुद्र प्रताप सिंह 1845। चलो बेस कैंप यही बनाते हैं, अविनाश ने हॉल के कोने में अपना सामान रखते हुए कहा। रात के 9 बज चुके थे। कबीर ने चारों तरफ मोशन सेंसर कैमरे लगा दिए जो किसी भी हलचल को रिकॉर्ड कर सकते थे। अविनाश ने अपना EMF मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर निकाला। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। मीटर की रीडिंग 0 थी, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 छुए, अचानक पूरे हॉल का तापमान तेजी से गिरने लगा। उनकी सांसों से भाप निकलने लगी। टिक टिक टिक। अचानक EMF मीटर की लाल बत्तियां तेजी से जलने बुझने लगी और उससे एक तीखी बीप की आवाज आने लगी। बॉस, रीडिंग बहुत हाई है, कबीर ने चिल्लाते हुए कहा। तभी हॉल के दूसरे कोने से एक आवाज आई, छम छम छम। ऐसा लगा जैसे कोई भारी पाजेब पहनकर फर्श पर चल रहा हो। अवनी डर के मारे अविनाश के पीछे छिप गई। कबीर ने तुरंत उस तरफ कैमरा घुमाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कौन है वहाँ? अविनाश ने कड़कती आवाज में पूछा। जवाब में ऊपर लटका हुआ भारी झूमर जोर जोर से हिलने लगा।
हवेली के सभी खिड़की दरवाजे अचानक एक साथ धड़ाम धड़ाम कर बंद होने लगे। हवा का एक ऐसा बवंडर उठा जिसने हॉल में रखी मोमबत्तियों को बुझा दिया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कबीर, नाइट विजन ऑन करो, अविनाश चिल्लाया। कबीर ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा। नाइट विजन की हरी रोशनी में जो दिख रहा था, उसे देखकर उसके हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा। हॉल के बीचों बीच हवा में तैरती हुई एक आकृति खड़ी थी। वह एक औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उसकी गर्दन एक तरफ अस्वाभाविक रूप से झुकी हुई थी। वह सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। अविनाश, वो देखो। कबीर की आवाज हलक में फंस गई। अविनाश ने अपनी टॉर्च उस तरफ चमकाई। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वह आकृति एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। वह चीख इतनी दर्दनाक और तेज थी कि तीनों के कानों से खून आने लगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, अवनी रोने लगी। वे मुख्य दरवाजे की तरफ भागे। अविनाश ने दरवाजे के हैंडल को पूरी ताकत से खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। लोहे का वह दरवाजा जैसे दीवार का हिस्सा बन चुका था। हम फंस गए हैं, कबीर ने हौंकते हुए कहा। जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो अविनाश ने हवेली की लाइब्रेरी में शरण लेने का फैसला किया। वहाँ एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने पीले और जर्जर हो चुके थे। अविनाश ने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ना शुरू किया। ये डायरी रुद्र प्रताप सिंह के मुंशी की थी। डायरी में लिखा था, रुद्र प्रताप सिंह एक क्रूर जमींदार था। उसे काले जादू का नशा था। अमर होने के लिए उसने इस पहाड़ी की कुलदेवी का अपमान किया और अपनी ही पत्नी रानी सुलक्षणा की बलि दे दी। मरते समय सुलक्षणा ने इस खानदान और इस पहाड़ी को श्राप दिया था कि जो भी इस हवेली में कदम रखेगा, वह तड़प तड़प कर मरेगा। रुद्र प्रताप खुद पागल होकर अपनी आंखें नोचकर मर गया। तब से यह हवेली भूतों का डेरा बन चुकी है। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना था, जिस पर लिखा था, वह भूखी है, उसे नए जिस्म चाहिए। जैसे ही अविनाश ने पढ़ना बंद किया, लाइब्रेरी की दीवारें हिलने लगी। किताबों की अलमारियां खुद ब खुद गिरने लगी। बचो, कबीर चिल्लाया, लेकिन तब तक एक भारी अलमारी उसके पैरों पर गिर चुकी थी। आह, मेरा पैर! कबीर दर्द से तड़प उठा। अविनाश और अवनी ने मिलकर अलमारी हटाई, लेकिन कबीर का पैर टूट चुका था। वह चलने के काबिल नहीं रहा। तभी लाइब्रेरी के दरवाजे पर एक साया उभरा। ये वही जली हुई औरत थी, रानी सुलक्षणा। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और साए थे, जिनकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। वे इस हवेली के पुराने शिकार थे। कबीर, उठो, हमें लड़ना होगा। अविनाश ने चिल्लाते हुए अपने बैग से पवित्र जल और नमक निकाला। उसने कबीर और अवनी के चारों तरफ नमक का एक घेरा बना दिया। इस घेरे से बाहर मत निकलना, अविनाश ने हिदायत दी। प्रेतात्माएं घेरे के पास आई, लेकिन नमक को छूते ही उनके पैरों से धुआं निकलने लगा और वे पीछे हट गईं। सुलक्षणा ने एक भयानक अट्टहास किया। उसकी आवाज से लाइब्रेरी की खिड़कियों के कांच कनकड़ कनकड़ होकर बिखर गए। तुम इस घेरे में कब तक रहोगे? एक गूंजती हुई मर्दाना आवाज आई। ये रुद्र प्रताप सिंह की आत्मा थी, जो अब सुलक्षणा के वश में थी। अचानक अवनी का पैर गलती से नमक के घेरे को छू गया और घेरा एक जगह से टूट गया। क्षण भर में एक काले साए ने अवनी के पैर को पकड़ा और उसे घसीटते हुए अंधेरे गलियारे की तरफ ले जाने लगा। अविनाश, मुझे बचाओ! अवनी की चीख गूंजी। अवनी! अविनाश बिना सोचे समझे उस अंधेरे में कूद गया। कबीर पीछे अकेला रह गया, दर्द से कराहता हुआ। अविनाश टॉर्च चमकाते हुए हवेली के तहखाने की तरफ भागा, जहाँ से अवनी की आवाज आ रही थी। तहखाना किसी बूचड़खाने जैसा लग रहा था। चारों तरफ नरकंकाल बिखरे पड़े थे। बीच में एक वेदी थी, जहां अवनी को हवा में लटकाया गया था। अदृश्य ताकतें उसका गला घोंट रही थी। सुलक्षणा अविनाश के सामने आई। तुम्हारा खून मुझे और शक्तिशाली बनाएगा। अविनाश ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली। उसने डायरी में पढ़ा था कि काले जादू का स्रोत हवेली के मुख्य हॉल में लगी रुद्र प्रताप की वह पेंटिंग है। कबीर, कबीर, अगर तुम मुझे सुन रहे हो, तो हॉल की पेंटिंग को आग लगा दो। अविनाश ने वायरलेस वॉकी टॉकी पर चिल्लाकर कहा। लाइब्रेरी में कबीर ने वॉकी टॉकी पर अविनाश की आवाज सुनी। उसका पैर टूटा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रेंगते हुए अपने हाथों के बल हॉल की तरफ बढ़ने लगा। हर एक इंच आगे बढ़ना उसके लिए नरक की पीड़ा जैसा था। तहखाने में सुलक्षणा ने अविनाश की गर्दन दबोच ली थी। अविनाश का दम घुट रहा था, उसकी आंखें बाहर आ रही थी। अवनी बेहोश हो चुकी थी। हॉल में कबीर पेंटिंग के पास पहुंच चुका था।
उसने अपने कैमरे की लिथियम बैटरी निकाली और उसे पंक्चर कर दिया, जिससे उसमें से चिंगारी निकली। उसने अपनी जैकेट में आग लगाई और उसे पेंटिंग पर फेंक दिया। पेंटिंग ने तुरंत आग पकड़ ली। जैसे ही रुद्र प्रताप की तस्वीर जलने लगी, तहखाने में एक भयानक विस्फोट हुआ। सुलक्षणा और बाकी आत्माएं दर्द से चीखने लगी। उनके शरीर आग की लपटों में बदलने लगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। सुलक्षणा की आखिरी चीख गूंजी और वह राख में बदल गई। हवेली की दीवारें ढहने लगी। अविनाश ने अवनी को गोद में उठाया और ऊपर की तरफ भागा। उसने हॉल में कबीर को उठाया। तीनों किसी तरह हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े, जो अब खुल चुका था। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले और खुली जमीन पर गिरे, पूरी रुद्रविला एक जोरदार धमाके के साथ ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सुबह की पहली किरण कोहरे को चीरती हुई बाहर आई। काली पहाड़ी का वह खौफनाक सन्नाटा अब खत्म हो चुका था। वे तीनों बच गए थे, लेकिन उस रात की चीखें उनके जहन में हमेशा के लिए दफन हो गईं।